अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई एम योर होस्ट कमर फैज़ान दुकल। इस वीडियो में मैं फ़र्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को रिव्यू करवाऊंगा। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो कि इस साल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं फ़र्स्ट ईयर का, जो इस साल फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन जिन्होंने लिए और नेक्स्ट ईयर वो इंशाल्लाह एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश तो करता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आप लोगों को वो चीज़ें करवा दूँ, वो चीज़ डिलीवर कर दूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आए। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी कम्प्लीटली वॉच करना है। अगर मैं आप लोगों के लिए एफ़र्ट करता हूँ तो आप लोगों ने भी अपने लिए एफ़र्ट करनी है, वो मेरे लिए एफ़र्ट नहीं होगी। दूसरा, आप लोगों ने ये काम करना है कि जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं ना, फर्स्ट ईयर के स्पेशली, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने जो सेकंड ईयर का कंटेंट है, जो मेरे चैनल पे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने सेकंड ईयर एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो उनको तो पता है कि मैंने किस तरह काम करवाया और किस तरह चीज़ें डिलीवर की हैं। तो आप लोगों का ही बेनिफिट है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लेना है। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे चैनल को लाजमी बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपके कोई कोलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई भाई है जो सेकंड ईयर में नेक्स्ट ईयर अपीयर होगा, जो इस साल सेकंड ईयर में है और नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होगा, तो उसको लाजमी रिकमेंड कीजिएगा चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास। ये इसका जो नेम है चैप्टर का, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना है। अब आपको समझना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हम रिव्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 को। ठीक है, तो इसमें मैं ये चीज़ें, एक छोटी छोटी माइनर चीज़ें नहीं बयान करूँगा कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे होगी। तो वो एक रेगुलर सेशन होता है, वो मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है और मैंने साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आपको। उसमें मैंने 9.1 एक्सरसाइज है ना, जो वो कम्प्लीटली करवाई है, सारे ही क्वेश्चंस करवाए हैं। 9.1 में जो लॉन्ग बनते हैं, जो शॉर्ट बनते हैं, वो मैंने सारे ही क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो आप लोगों ने वो लाजमी वॉच कर लेनी है, आपकी 9.1 एक्सरसाइज इंशाल्लाह हो जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री है थ्री एंगल्स मेजरमेंट, इसको शॉर्टली बोलते हैं थ्री एंगल्स मेजरमेंट। मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं बहुत सी माइनर चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बयान नहीं करूँगा, मैं मेन चीज़ें बयान करूँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो थ्री एंगल्स मेजरमेंट है, यानी कि एक ट्राइंगल है जिसके तीन एंगल्स होते हैं। आपको पता है, मैं एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। ये एक सिंपली मैंने ट्राइंगल बना लिया, आपको नज़र आ रहा है कि इसकी तीन साइड्स हैं, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, और इसके तीन एंगल्स हैं। आपने जब भी ट्राइंगल को सोल्व करना है तो आपको रिक्वायर्ड होता है कि तीन एंगल्स आपने फाइंड करने हैं और तीन साइड्स फाइंड करने हैं। इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 9 है, हम जस्ट डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। हमारा फोकस ये है कि हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एंगल बनता कब है, तो डेफिनेशन ही मैं लिख रहा, मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। दो रेज हैं, अब उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। मान लें कि ये रे फर्स्ट है और ये रे टू है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, तो टाइम के हिसाब से मुझे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल कब बनता है, जब भी दो रेज एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो तो वहाँ पे एंगल बनता है। उस एंगल को आप डिनोट कर सकते हैं थीटा के साथ, अल्फ़ा के साथ, बीटा के साथ और गैमा के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल बना है वो उसकी दो डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। अब ये एंगल को हम ऐसे एरो साइन से डिनोट करते हैं। ये उसकी इनिशियल साइड है, अब यहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है तो ये एंगल की होती है इनिशियल साइड, और ये होती है टर्मिनल साइड। ठीक है, जहाँ पे एंगल टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो दो डायरेक्शंस होती हैं, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ पे देखें, इसमें आपका जो राइट हैंड है, ये देखें कि राइट हैंड आपका उल्टा घूम रहा है, ठीक है, रिवर्स घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जो ये वाली डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इसमें आपका राइट हैंड पॉजिटिव साइड को घूम रहा है, अपनी सही डायरेक्शन को राइट हैंड मूव करवा रहे हो आप। ठीक है, तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और आपका जो एंगल है ना, अगर आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपका एंगल है पॉजिटिव, थीटा इज पॉजिटिव। थीटा इज नेगेटिव इफ़ योर डायरेक्शन ऑफ एंगल इज
क्लॉकवाइज। ओके, अब बात आती है कि अब हमने ये तो देख लिया कि एंगल है क्या, एंगल कैसे बनता है और एंगल को किन लेटर्स के साथ हम डिनोट करते हैं। अब एंगल के बारे में हमने ये डिस्कस करना है कि एंगल के यूनिट्स कितने हैं। बेसिकली जो 9.1 एक्सरसाइज है वो इसी के रिलेटेड है। मैं जो कंप्लीट, जो आप लोगों ने अगर समझना है तो कोशिश कीजिएगा वो प्लेलिस्ट भी वॉच कर लें, क्योंकि मैंने उसमें 9.1 पूरी ही आपको समझाई है। तो थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट की वीडियोस हैं वो। तो चैप्टर नंबर 9 का जो एक्सरसाइज 9.1 है वो मैंने उसमें डिस्कस की है, पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस, पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट एग्जांपल्स। तो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वॉच कर सकते हैं। अब एंगल को मेजर करने के दो यूनिट हैं, दो सिस्टम है। पहले का नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरे का नाम है सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है ना वो चाहे आप नोट डाउन करते जाएं, साथ साथ समझते जाएं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। पहले हम देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है ना, उसमें जो आपका एंगल है वो मेजर किया जाता है। थीटा जो होगा आपका एंगल, वो मेजर किया जाता है। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री और डिग्री मिनट सेकंड, मिनट्स एंड फर्दर सेकंड्स। ठीक है, इसको आप शॉर्टली डीएमएस सिस्टम भी बोलते हैं। डिग्री, ये डिग्री का नोटेशन है, ये मिनट का नोटेशन है और ये सेकंड का नोटेशन है। डीएमएस सिस्टम भी इसको बोलते हो। अब इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप चाहे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगी तो सिर्फ ये फ़र्क पड़ेगा कि एंगल आपका जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो आपकी जो एंगल की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप 1 रेवोल्यूशन लेते हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक इस तरह आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप यहाँ पे ही आके टर्मिनेट हो रहे हो, यानी आपका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आके टर्मिनेट हो रहा है। तो ये कंप्लीट एक सर्कल बना है, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हुई है। तो 1 रेवोल्यूशन कह लो या सर्कुलर रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन कह लो, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो आपका एंगल बनता है 360 डिग्री का, रिमेंबर दैट। ठीक है, 360 डिग्री का। अगर आपकी हाफ रोटेशन हो, हाफ रेवोल्यूशन या रोटेशन कह लें आप, हाफ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 की फॉर्म में। तो ये MCQs पॉइंट बता रहा हूँ। तो 360 का हाफ कर दें तो वो 180 डिग्री है। ठीक है, आप इसको बोलते हो स्ट्रेट एंगल, यानी आपका एंगल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रहा है इस लाइन पे। तो जो एंगल यहाँ पे बना है वो उसका नाम है स्ट्रेट एंगल। ओके, अब इसके बाद अगर आप इसका भी हाफ कर दें 1/4, 1/2 का भी हाफ कर दें, यानी 1/4 रोटेशन, क्वार्टर रोटेशन भी इसको बोलते हैं, तो आपका जो एंगल बनता है 180 का भी हाफ, वो 90 डिग्री होता है और आप उसको बोलते हो राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं राइट एंगल, रिमेंबर दैट। ओके, अब आप लोगों ने जो चीज़ समझनी है वो ये है, हमने इस सिस्टम में देखें कि हमारे पास जो एंगल होगा वो डिग्री में भी होगा, मिनट में भी होगा और सेकंड में भी होगा। डिग्री सबसे बड़ा एंगल है। 1 डिग्री में याद रखिएगा कि 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री हो तो उसमें 60 मिनट्स हैं। और अगर आपने यहीं से निकालना हो कि 1 मिनट में डिग्री कितने होंगे, ये उसी तरह जैसे आपको कहा जाए कि $1 लेट सपोज के 280 रुपीज़ के इक्वल है, पाकिस्तानी रुपीज़। तो 1 पाकिस्तानी रुपीज़ वुड बी इक्वल टू 1/280 ओके, तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी ना। तो ये सेम इसी के मुतरादिफ है। $1 इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री। ओके, एक तो ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा ये कि 1 डिग्री हो तो उसमें सेकंड्स कितने होते हैं। अगर डायरेक्ट सेकंड्स निकालने हो तो 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं और 1 मिनट आपको पता है
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, वी ऑल नो दैट। तो 60 मिनट्स किसके इक्वल होगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स के, तो ये टोटल बन जाता है 3600 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब अगर आपने सेकंड से डिग्री में जाना हो तो एक सेकंड में डिग्री देखने हो तो वो होगा 1/3600 डिग्री। ओके, ये मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको ये चीज़ समझाई है, क्योंकि इसमें 2 एग्जांपल्स आती हैं आपकी 9.1 एक्सरसाइज के स्टार्ट पे ही ना, जो थ्योरी के स्टार्ट पे 2 एग्जांपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन एग्जांपल्स में ऐसे है, आपको कहा गया है कि अगर आपके पास डिग्री मिनट सेकंड में हो तो आप डेसिमल फॉर्म में जाइए, कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट्स 21 सेकंड्स टू डेसिमल फॉर्म। अब ये कन्वर्जन आप लोगों को आनी चाहिए। अब बहुत सिंपल है, अब ये कब करना होता है जब आपके पास एंगल हो डिग्री में भी, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी, और आप उसको डेसिमल फॉर्म यानी कि होल डिग्री फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, अकेला डिग्री फॉर्म में। तो आप डेसिमल फॉर्म को अपनी आसानी के लिए मानने के लिए डिग्री फॉर्म की बात हो रही है, तो हम इसको कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं, ये 2 हिंट्स को यूज़ करते हुए। 18 डिग्री है, ठीक है, 6 मिनट्स है, 21 सेकेंड्स है। 18 डिग्री अलग हो जाएगा, 6 मिनट्स अलग कर दें, प्लस 21 सेकेंड्स अलग कर दें। अब ये देखिए कि 60 मिनट्स हैं, आपको जस्ट इतना पता है योर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और अगर आप देखें यहाँ पे, आप मिनट से डिग्री में जाना चाहते हैं, यानी एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट में जाना चाहते हैं। मिनट एक छोटा यूनिट है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है, और डिग्री बड़ा यूनिट है। तो या तो आप इस हिंट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं इसको ऐसे भी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने 6 मिनट्स को डिग्री में लेके जाना है तो आप 1 मिनट को अगर डिग्री में लेके जाना था तो 1/60 किया। इसी तरह अगर 6 मिनट्स को डिग्री में लेके जाना है तो 6/60 कर दें, सिंपल। आगे है सेकंड्स, सेकंड्स को भी आपने होल डिग्री फॉर्म में लेके जाना है, तो आप लोगों ने जस्ट ये देख रहे हैं कि हिंट देना है 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री, ठीक है। अब अगर 1 सेकंड की बात करें तो उसमें डिग्री है 1/3600 डिग्री। 21 सेकंड्स की बात करें तो उसमें डिग्री कितने होंगे, 21/3600 डिग्री। ओके, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर के साथ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैलकुलेटर से सोल्व करके 6/60 करो तो 0.1 आ जाएगा। 21/3600 करो तो आपके पास आंसर कुछ लंबा चौड़ा आएगा। आप इसको डेसिमल पॉइंट के बाद 4-5 डेसिमल प्लेसेस के बाद लिख सकते हैं, ये आपका डेसिमल पॉइंट है। इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं ये आपके डेसिमल प्लेसेस हैं। अब आप इनको ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 18.105833, दैट्स योर डिग्री आंसर। ओके, अब ये मैंने आप लोगों को करवा दिया है। फिर इसके बाद है कन्वर्ट 21.256 डिग्री टू DMS फॉर्म, DMS फॉर्म। अब आप लोगों के पास डेसिमल फॉर्म में वैल्यू है, आप उसको डिग्री में लेके जाएं, फिर आगे नेक्स्ट फर्दर मिनट्स में और सेकंड्स में। 21.256 है, तो 21 के साथ डिग्री अलग कर दें, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो डेसिमल प्लेसेस के साथ, जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उनके साथ डिग्री अलग कर दें। अब आपको जस्ट एक हिंट पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब यहाँ पे डिग्री कितने हैं, 0.256। एक बड़े यूनिट से आपने छोटे यूनिट मिनट्स में जाना है, अब तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपको जस्ट इतना पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर 2 डिग्री की बात करें तो वो कैसे निकालोगे आप, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करके। इसी तरह अगर हम देखें 0.256 डिग्री है तो उसमें मिनट्स कितने होंगे, 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट्स में हम चले जाएंगे। जब हमने कन्वर्जन की तो हमारे पास आया मल्टीप्लिकेशन करके 15.36। अब यहाँ पे हमने डिसाइड करना है आगे हमने सेकंड्स में जाना है या नहीं। अगर लेट सपोज इसका आंसर आता जस्ट 15 तो मिनट्स तक स्टॉप था, आगे हमने सेकंड्स में नहीं जाना था।
अब यहाँ पे हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी सेकंड्स में भी, क्योंकि मिनट्स का आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आया है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 15 मिनट्स अलग कर दिया प्लस 0.36 मिनट्स अलग कर दिए। ओके, आफ्टर दैट ये देखिए कि ये जो डेसिमल वैल्यू है इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है डेसिमल प्लेसेस की। तो 1 मिनट, यहाँ पे मिनट है ना, तो 1 मिनट इज़ इक्वल टू सेकंड्स में जाना हो तो वो इस किसके इक्वल है, 60 सेकंड्स के। तो यहाँ पे कितने मिनट्स हैं, 0.36, उनको सेकंड्स में लेके जाना है तो 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप सेकंड्स में चले जाएंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 21.6 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करके उसने ना, आपकी एग्जांपल ही करवा रहा हूँ मैं आपको, इसको राउंड ऑफ करके ना उसने 22 बनाया है। वो इस तरह कि अगर आप लोगों के पास ये आता है 22.3, 5 से कम वैल्यू आती, 3 आता, 4 आता, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 21 सेकेंड्स ही मानते। ठीक है, अब यहाँ पे 21.6 है तो आप इसको राउंड ऑफ करके मान लें 22। अब सेकंड से आगे मिली सेकंड्स में नहीं जाना, अब यहाँ तक हमारा वैल्यू निकल आएगी। तो ये देखें डिग्री है, ये मिनट्स है और ये सेकंड्स है, तो इसको आप इकट्ठा लिख दें 21 डिग्री 15 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स, दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करवाई है जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, वो कैलकुलेटर से इसको ट्राई करते हैं कि करने की। मैंने आपको डिग्री मिनट सेकंड से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्जन करवाई, फिर आपको मैंने करवाया कि अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट में वैल्यू हो और आप उसको डिग्री मिनट सेकंड्स में लेके जाना चाहते हैं तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समझना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी था, मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है ना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आप लोगों के पास काफ़ी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जिनका आंसर जस्ट विदाउट डेसिमल फॉर्म डिग्री में आंसर ख़त्म हो जाता है। लाइक 25 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, आगे आपको डेसिमल फॉर्म में वैल्यू नहीं मिली। तो इस केसेस में आप लोगों ने जस्ट डिग्री फॉर्म में आंसर को ओके करना है, आगे आपको मिनट्स और सेकंड्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी बुक को ओपन रखा करें, जब भी मैं आपको, आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मैं आपको कुछ करवा रहा होता हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें उसने कहा है कि आप एंगल को डिग्री से रेडियन में लेके जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि डिग्री में आपके पास एंगल है, आप उसको रेडियन में लेके जाएं। अब आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक आपके पास ओपन है तो आप देखिएगा, पहले क्वेश्चन में आपको पहले 9 पार्ट्स हैं जो, उसमें जस्ट एंगल डिग्री में दी है, आगे मिनट्स और सेकंड्स में वैल्यू नहीं है। पार्ट नंबर 10 से ऑनवर्ड पार्ट नंबर 16 तक डिग्री मिनट डीएमएस फॉर्म में आपके पास वैल्यू है। तो आप सबसे पहले लाइक ये 75 डिग्री 6 मिनट्स और 30 सेकंड्स है, इसका जो सोल्यूशन है, मैं जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो का लिंक दे रहा हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये इसका मैंने सोल्यूशन करवाया हुआ है। तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है समझना कि यहाँ पे डिग्री में भी वैल्यू है और मिनट में भी वैल्यू और सेकंड्स में भी वैल्यू है। पहले आप इसको लेके जाएं डेसिमल फॉर्म में, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। जब आप इसको पहले डेसिमल फॉर्म में लेके जाएंगे, आपके पास वैल्यू आएगी डेसिमल फॉर्म में, लेट सपोज वो कुछ भी ऐसे आ जाती है 2.2587। ये आंसर नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्सपोज करके एक रैंडम वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू बता रहा हूँ। ये आपके पास एक डिग्री में आंसर आ गया डेसिमल फॉर्म में। फिर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब भी आपने एंगल को कन्वर्ट करना है फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, तो आपने जो भी डिग्री की जो वैल्यू होगी, लेट सपोज आपके पास 75 डिग्री है, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब भी आपने 75 डिग्री को रेडियन में लेके जाना है तो 75 को π/180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, रिमेंबर दैट। तो आपका आंसर जो होगा वो रेडियन में आ जाएगा। अब रेडियन क्या है, अभी तक मैंने जो आपको सिस्टम बताया ना, वो मैंने आपको बताया है सेक्साडेसिमल सिस्टम, क्योंकि उसमें एंगल होता है डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में। अब यहाँ पे हम दूसरा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको मैंने बताया था सर्कुलर सिस्टम।
तो मैंने पहले ही उसका फार्मूला आपको डिस्क्राइब कर दिया। सर्कुलर सिस्टम, इसमें जो एंगल होता है वो मेजर किया जाता है रेडियन में। एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियन। ओके, अब रेडियन का डिग्री के साथ रिलेशन क्या है, याद रखिएगा कि अगर आपके पास 1 डिग्री हो तो उसमें रेडियन कितने होते हैं, π/180 रेडियंस। यहाँ पे आपको ये सारी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी याद रख सकते हैं कि टोटल आपके पास पता है एंगल डिग्री में है 360 डिग्री का, जो आपके पास 1 रेवोल्यूशन का, जो मैंने आपको इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ मीन बाय 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन जब होती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियन में अगर देखें तो वो एंगल होता है 2π रेडियन का। यानी कि ये देखें, एक कंप्लीट रोटेशन हुई है, आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आप आके टर्मिनेट हो रहे हो। लेट्स सपोज ये पॉइंट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो इस केस में एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन हुई है, तो आपके पास डिग्री में एंगल है 360 डिग्री के इक्वल, रेडियन में वो है 2π रेडियन के इक्वल। तो इसी से हमने ये निकाला है कि जब भी आपने एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने ये याद रखना है, योर 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। इसको फर्दर आप ऐसे कर सकते हो कि पाए की जगह इसकी वैल्यू 3.1428 यूज़ करें ओवर 180। आप नेक्स्ट चेक कर सकते हैं कि इसको डिवाइड करके क्या आंसर आता है, वो आपके MCQs में पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि रेडियन में एंगल हो, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा है कि डिग्री में एंगल हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। आपको जैसे इतना पता है ना कि योर 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। यहाँ पे किसको कन्वर्ट करने को कहा गया था, 75 डिग्री को। तो आपने क्या करना है, 75 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका रेडियन में आंसर आ जाएगा। जस्ट ये हिंट देंगे। अब हमने देखना है कि कैसे हमारे पास एंगल अगर हो रेडियन, उसको कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एंगल है 9π/5। आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपकी पहली एक्सरसाइज का, उसमें ये एक वैल्यू दी है कि 9π/5 ये रेडियन वैल्यू है, क्योंकि ये पाए जो है ये इसका सिंबल है कि ये रेडियन मेजर ऑफ एंगल है, ये एंगल रेडियन मेजर में है। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास 1 रेडियन हो तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे π/180 था, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए 180/π कर दीजिए, तो आप डिग्री में चले जाएंगे। ठीक है, तो 9π/5 है, तो आप इसको रेडियन में देख सकते हैं। ये जस्ट हिंट दे के कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π। सो 9π/5 वुड बी इक्वल टू 9π/5 मल्टीप्लाई 180/π। तो आप डिग्री में चले जाएंगे। अब यहाँ पे पाए से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 18 एंड 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो 270 डिग्री आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ ज़रूरत पड़ती है आगे आपको डिग्री से मिनट सेकंड्स में भी जाने की। लेट सपोज इसका आंसर कुछ इस तरह आता, मैं को वैल्यू सोल्व करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको एक वैल्यू का सोल्व करके दिखाता हूँ। 19π/32 है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। हमने इसको रेडियन में से डिग्री में लेके जाना है, तो आपने वो जस्ट हिंट को फॉलो करना है कि योर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। ओके, सो यहाँ पे क्या है, 19π/32 है, तो ये होगा 180/π के इक्वल। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π के साथ, तो आप रेडियन से डिग्री में चले जाएंगे। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन कर दीजिए। 19 को 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओवर 32। ये देखें, इसको सोल्व करके अब इसका आंसर पॉइंट में आएगा। लेट्स सपोज कुछ भी आंसर आ जाता है, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ कि ये मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके पास आंसर आ गया 75.289 डिग्री। अब ये आपको डेसिमल फॉर्म में वैल्यू मिली है। अब आपने इसको नेक्स्ट किस में लेके जाना है, DMS फॉर्म में। यानी ये सिर्फ डिग्री फॉर्म में आंसर है, तो आपने इसको DMS फॉर्म में लेके जाना है। वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे आपने डेसिमल फॉर्म से DMS फॉर्म में जाना होता है। ये मैंने आपको जो एग्जांपल करवाई है इसी वीडियो के अंदर, तो 21.256 डिग्री उसको मैंने DMS फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था। इसी तरह आप ये जो भी आंसर आएगा यहाँ पे
19 मल्टीप्लाई 180/32 करके डिग्री डेसिमल फॉर्म में जो भी आंसर आएगा आप उसको डीएमएस फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो आपको ये मैंने 9.1 एक्सरसाइज के बहुत ही मेन क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, यहाँ तक ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ एक फार्मूला यूज़ होता है, वो फार्मूला है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, योर L इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ से L से मुराद है लेंथ ऑफ आर्क लेंथ। ओके, अब आर्क कब होती है? जब भी आपने सर्कुलर सिस्टम को डील करना है ना, यानी देखें जब भी आप कोई सफेरिकल चीज़ों को डील करते हैं, लाइक आपकी एक अर्थ है और ये आपका मून है, तो ये दोनों सफेरिकल शेप्स हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो याद रखिएगा सेंटर टू सेंटर होता है। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है रेडियस के। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मून एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रेडियस आर। ठीक है, इसको एल से जाहिर नहीं करना। अब एल क्या है? एल से मुराद ऐसे है कि ये देखें कि एक सफेरिकल चीज़ है, ये एक सर्कुलर चीज़ है, यहाँ पे एक सेंटर है। अब अगर एक बॉडी इस पॉइंट, ये सरकमफेरेंस है, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट है या एक बॉडी है, वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे पहुँचती है। ओके, तो ये जो एक आर्क बन जाएगी, यानी ये एक पॉइंट ये ए है जो आपका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका फाइनल पॉइंट है बी, तो ये एक आर्क ए बी बन गई है। अब ए को भी सेंटर ओ से मिला दीजिए और बी को भी सेंटर ओ से मिला दीजिए, तो ये ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस है। क्योंकि रेडियस की डेफिनेशन है कि सर्कल के सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे किसी भी पॉइंट तक का जो फासला है, या इस इन अदर वर्ड आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेकर बाउंड्री ऑफ सर्कल तक का जितना डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस के इक्वल होता है। तो ओ से लेकर बी तक का जो भी डिस्टेंस है वो रेडियस आर के इक्वल है। तो आर्क कौन सी है? आर्क है आपकी यहाँ पे ए बी। इसकी जो लेंथ है वो एल से डिनोट की जाती है। और आपको मैंने स्टार्ट में, इस वीडियो के स्टार्ट में बताया, एंगल तब बनता है जब दो रेस आपस में मीट करती हैं। अब ये देखो, ओ ए और ओ बी दोनों जो लाइंस हैं वो ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये ओ पॉइंट पे यानी सर्कल के सेंटर पर एंगल बन रहा है, वो एंगल है थीटा। और वो जो एंगल थीटा बन रहा है वो रेडियन में बन रहा है, याद रखिएगा। तो जब भी आपने सर्कुलर मेजर ऑफ सिस्टम में बात करनी है तो आपका एंगल रेडियन में होता है और एंगल बनता है सर्कल के सेंटर पर। यानी जब भी आप दो सफेरिकल चीज़ों की बात करते हो, या इन अदर वर्ड्स सिंपल वर्ड्स में बात करें, जब भी ये फार्मूला यूज़ करना है तो आपका जो थीटा है ना, वो एंगल जो होगा वो रेडियन में होगा। लेट सपोज वो आपको थीटा कहीं पे दे देता है कि डिग्री में एंगल दे देता है 45 डिग्री, तो पहले आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि रेडियन में जब भी आपने जाना हो तो आपने जस्ट एक हिंट याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो यहाँ पे क्या है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल होगा? 45 मल्टीप्लाई बाय 1 π/180 रेडियन। ओके, तो पाई की यहाँ पे वैल्यू यूज़ कर सकते हो 3.14/180 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा का रेडियन में। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप थीटा एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कब ज़रूरत पड़ती है। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे कब ज़रूरत पड़ती है? जब भी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। 3 पैरामीटर्स हैं, एक है लेंथ ऑफ आर्क, उसको एल से डिनोट करते हैं, ये आपका डिस्टेंस भी हो सकता है, और एक है आपकी आर वैल्यू जो रेडियस है, और थीटा है एंगल। तो मैंने जो मेन पॉइंट आपको बताया कि जब भी ये फार्मूला यूज़ करना है आपका एंगल थीटा वो रेडियन में होना चाहिए। ये जो पहली एक्सरसाइज की मैंने सारी थ्योरी करवा दी है यहाँ तक। अब पहली एक्सरसाइज की थ्योरी मैंने सारी करवा दी है, मेन सारी चीज़ें करवा दी हैं। अब आप एक्सरसाइज को इजीली सोल्व कर सकते हो। एक्सरसाइज का सोल्यूशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं थर्ड टाइम ये बयान कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है 9.1 एक्सरसाइज वहाँ पर करवाई हुई है मैंने। ठीक है जी, तो ये 9.1 एक्सरसाइज की थ्योरी थी। अब हमारे पास जो मेन है ना इस चैप्टर में, जो मेन चीज़ है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा ये चीज़ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, आप राइट ट्राइंगल की बात करोगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके ये जो आपने वैलिड करने हैं ये आपने राइट ट्राइंगल पे वैलिड करने। अब ये राइट ट्राइंगल है आपके पास। राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि 3 एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है जब आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन हो और एक आपके पास ऐसे वर्टिकल लाइन हो। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बिल्लू बॉल पॉइंट और मार्कर के दरमियान यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब आपकी अपनी चॉइस होती है कि जैसे मर्जी आप वर्टेक्स को नाम दे दें, यानी जो भी लेटर्स यूज़ कर दें। ए यहाँ पे रख लेता हूँ, बी वर्टेक्स और ये सी वर्टेक्स, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। अब आपकी ये अपनी चॉइस होती है, आप यहाँ पे ए रख सकते हो, यहाँ पे बी रख सकते हो, यहाँ पे सी रख सकते हो। मोस्ट कॉमनली सी पॉइंट यहाँ पे होता है तो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिएगा, ए पॉइंट के हिसाब से ये ए साइड है, बी पॉइंट के हिसाब से ये बी साइड है, सी पॉइंट के हिसाब से ये सी साइड है, ठीक है। ए पॉइंट के हिसाब से ये ए साइड, बी पॉइंट के हिसाब से ये बी साइड और सी पॉइंट के हिसाब से ये सी साइड। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। रेशियोज क्या होता है, रेशियोज होंगी यहाँ पे साइड्स का रिलेशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी पॉसिबल है यहाँ पे 6। वो कैसे देखिएगा, एक है ए ओवर बी, ये इस साइड की और इस साइड की रेशियो ए ओवर बी हो गया, और इसका उलट कर दें बी बाय ए हो गया। तो एक तो ये हो गई, दो मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो दो रेशियोज बन जाती हैं। फिर बी ओवर सी और सी बाय बी, ये दो का पेयर, और ए ओवर सी और सी बाय ए। तो ये आपके पास पॉसिबल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ज़ाहिर करते हैं। तो इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये साइड्स की रेशियो होती है। अब आप लोगों के पास वो ऐसे है, अपने लोगों ने याद रखना, फिर देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके जी, एक है साइन थीटा और दूसरा उसका इन्वर्स है इधर ही कोसेकेंट थीटा, टैन थीटा और फिर उसका इन्वर्स है कोड थीटा। ओके, सॉरी कोड थीटा, हाँ जी कोड थीटा, कोस थीटा। ये तरतीब के साथ लिखते हैं हम, मिस्टेक हो गई, साइन के बाद कोस को डील करते हैं। कोस फंक्शन का इन्वर्स है सीकेंट थीटा, टैन थीटा उसका इन्वर्स है कोड थीटा। अब आप ये देख सकते हैं मेन रेशियो है ए बाय बी, दूसरी जो रेशियो है वो इसका इन्वर्स है। इधर मेन रेशियो है बी बाय सी, दूसरी जो रेशियो है वो उसका इन्वर्स है। इधर मेन रेशियो है ए बाय सी, तो दूसरी रेशियो जो है वो उसका इन्वर्स है। तो इधर भी देखें तो 6 रेशियोज़ के हिसाब से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हुई। फंक्शंस कह लो या रेशियोज़ कह लो, एक ही बात है। तो उनमें मेन है साइन, कोस और टैन, बाकी 3 उनके इन्वर्स हैं। तो फार्मूलाज भी हमने इन तीनों के याद रखने, इन तीनों के खुद ब खुद हो जाते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ। साइन का इन्वर्स कोसेकेंट है, याद रखिएगा। कोस फंक्शन का इन्वर्स है सीकेंट फंक्शन और टैन फंक्शन का इन्वर्स है कोड फंक्शन। ओके, अब आप लोगों ने साइन फंक्शन के लिए जो कोड याद रखना है वो याद रखिएगा, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा, बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। अब कोस के लिए याद रखिएगा बांग्लादेश हमारा, ये मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, इतना लंबा नाम नहीं लिख रहा बांग्लादेश का। और टैन थीटा के लिए याद रखिएगा पाकिस्तान बांग्लादेश। ओके, अब ये राइट ट्राइंगल है आपके पास। अब इस राइट ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो सेम डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ए है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी वर्टेक्स है। अब बी के हिसाब से ये बी साइड, ए के हिसाब से ये ए साइड और सी के हिसाब से ये सी साइड। याद रखिएगा 90 डिग्री के साथ जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको आप बोलते हो
बेस। और यहाँ पे जो साइड होती है वर्टिकल लाइन, आप उसको बोलते हो परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट ट्राइंगल की ये साइड्स का नेम है। और ये जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है, इसको याद रखिएगा, ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इसको याद रखने का, इन फार्मूलाज को याद रखने का मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। साइन फंक्शन का फार्मूला है पाकिस्तान हमारा, तो साइन थीटा फार्मूला बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वो कैसे? पाकिस्तान के पी से क्या बनता है? परपेंडिकुलर, और हमारा के एच से क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज। तो साइन फंक्शन का फार्मूला इस कोड वर्ड के अकॉर्डिंग बन गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस फंक्शन का फार्मूला क्या बनेगा? कोस फंक्शन का फार्मूला बनेगा बांग्लादेश हमारा कोड वर्ड के अकॉर्डिंग बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, नेक्स्ट टैन फंक्शन का जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास बनेगा पाकिस्तान बांग्लादेश कोड वर्ड के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जस्ट ये आपने ये 3 कोड वर्ड्स याद रखने, तो ये फार्मूलाज बन जाएंगे। अब आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि साइन से कोसेकेंट फंक्शन का फार्मूला बनाना, क्योंकि साइन फंक्शन का इन्वर्स है कोसेकेंट फंक्शन। अब साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकेंट फंक्शन का फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ओके, कोस फंक्शन का फार्मूला आया है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो जो आपका सीकेंट फंक्शन है उसका फार्मूला होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। ओके जी, टैन फंक्शन का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोड फंक्शन का फार्मूला क्या आएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके जी, तो ये मैंने आप लोगों को फार्मूलाज बता दिए। अब हम इनका रिलेशन देख लेते हैं। ये फार्मूलाज तो मैंने आपको याद करवा दिए कि ट्राइंगल के हिसाब से क्या क्या फार्मूला बनता है। ये देखिए राइट ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं, वो मैंने आप लोगों को मेंशन कर दी हैं कौन कौन सी हैं। फिर उन साइड्स के हिसाब से मैंने साइन कोस टैन का आप लोगों को फार्मूला भी यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में याद करवा दी, और इसके इन्वर्स का फार्मूला भी हमारे पास निकल आएगा। सिर्फ आपने यहाँ पर ये याद रखना कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनमें से ये जो 3 इधर वाले हैं ना वो बेसिक हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 3 उनका उन्हीं बेसिक फंक्शंस का इन्वर्स है। साइन का इन्वर्स कोसेकेंट, कोस का इन्वर्स सीकेंट, और टैन का इन्वर्स कोड फंक्शन। नेक्स्ट हमने इनका रिलेशन देखना है। रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या रिलेशन बिटवीन्स लिख लें, कोई मसला नहीं है। रिलेशन बिटवीन कह लीजिए या रिलेशन ऑफ कह लीजिए, एक ही चीज़ है। तो साइन फंक्शन है वो किसके इक्वल है? 1 ओवर कोसेकेंट के, क्योंकि साइन फंक्शन कोसेकेंट का उलट होगा, और कोसेकेंट जो होगा वो 1 बाय साइन के इक्वल होगा। यानी क्वेश्चन में जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कोसेकेंट फंक्शन होगा, तो हम उसकी जगह 1 बाय साइन कर सकते हैं, साइन हुआ तो 1 बाय कोसेकेंट कर सकते हैं। इसी तरह कोस और सीकेंट का इन्वर्स रिलेशन है, यानी 1 कोस इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट, एंड योर सीकेंट फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाय कोस फंक्शन। और जो आपका टैन फंक्शन है वो इक्वल है 1 बाय कोड के, और कोड फंक्शन जो है वो इक्वल है 1 बाय टैन फंक्शन के। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है फंक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट इज के एक और फार्मूला है टैन फंक्शन का फार्मूला, याद रखिएगा बहुत जगह पे आएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। और इसी फार्मूला से कोड फंक्शन का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि कोड फंक्शन इज़ बेसिकली इन्वर्स ऑफ टैन फंक्शन। टैन फंक्शन का फार्मूला है साइन बाय कोस, तो कोड का होगा कोस बाय साइन। तो ये आपने रिलेशन याद रखने, बहुत ही सिंपल है, ये आप लोगों ने ये रिलेशंस याद रखने। अब हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को हमने डराइव करना है, तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, 1, 2 एंड 3। पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन और कोस के रिलेशन से। अब ये पॉइंट आपने समझना है कि यहाँ पे है साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इज इक्वल टू 1। अब आप लोगों ने यहाँ पे रट्टा नहीं लगाना कि यहाँ पे थीटा ही होना चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्केयर एक्स प्लस 1 प्लस कोस स्केयर एक्स प्लस 1। तो आप लोगों ने ये देखना है कि दोनों फंक्शंस का एंगल सेम ही है, और दोनों का स्केयर है, और दोनों का सम है। मेन चीज़ मैटर करती है कि इनका एंगल सेम हो दोनों फंक्शंस का, फिर इन दोनों का फंक्शंस का होल स्केयर हो, यानी साइन का होल स्केयर और कोस का होल स्केयर, प्लस
का साइन हो दरमियान में तो वो इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल आएगा। ये आपको MCQ पॉइंट में इस तरह पूछ सकता है। सेकंड जो आइडेंटिटी है वो याद रखनी है आपने, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। आप इसको फर्दर ऐसे ड्राइव कर सकते हो कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा इधर आकर माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपके पास हो सकता है कोसीकेंड स्क्वायर थीटा -1। जी जी, ये निकाल सकते हैं। जस्ट आपने अगर कोट्स के थीटा की जगह निकालना है तो कोसिकेंड्स के थीटा -1, या मज़ीद आप ऐसे कर सकते हैं, 1 इधर रहेगा, कोसिकेंड्स के थीटा पहले ही राइट साइड पे, इसको भी राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस कोट्स के थीटा हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने मेनली याद रखनी है जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, साथ साथ नोट कर लें चाहे। ये आपकी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, सिंपल। अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का प्रूफ जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। एक प्रूफ है, प्रूफ दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब आप वो मेरी प्लेलिस्ट वाली वीडियो वॉच करेंगे ना, जो मैंने प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जिस प्लेलिस्ट का लिंक है ना, उसमें L इज़ इक्वल टू आर थीटा का मैंने प्रूफ करवाया होगा, तो आप वहाँ से ये समझ सकते हैं। और एक प्रूफ आपके पास तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से किसी का भी प्रूफ वो पूछ सकता है, ठीक है। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + कोट्स टेंस के थीटा इज इक्वल टू सीकेंड्स के थीटा, और 1 + कोट्स के थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड्स के थीटा। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, इनमें से किसी का भी प्रूफ पूछ सकता है वो। तो मैं आपको करवाता हूँ साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा। मज़े की बात यह है कि 9.2 एक्सरसाइज में भी यही आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं चैप्टर नंबर 9 के सारे ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्सरसाइज वाइज करवा दूंगा। मगर उसके लिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 का रिव्यू होना ज़रूरी था, चैप्टर नंबर 9 की समझ होना ज़रूरी थी। जो भी जितने भी फार्मूलाज, सारी एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो मैंने सारी एक सिंगल वीडियो में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच किया तो फिर वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो को मिस किया है तो जो मिस किया आप लास्ट में उसको वॉच कीजिएगा। अब है फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का प्रूफ। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। उसने कहा जी इस फंडामेंटल आइडेंटिटी का प्रूफ करके दो, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। आपने लिखना है कंसीडर, यहाँ पे हेडिंग देनी है प्रूफ। मैं थोड़े राइटिंग गंदी इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर यहाँ पे बहुत नीट लिखूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कंसीडर राइट ट्राइंगल ABC, उसको नाम दे दें आप ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल बना लीजिए विद राइट एंगल एट, जो 90 डिग्री का जो एंगल है राइट एंगल, वो मान लें कि C पे है। C इधर फिक्स हो गया, यहाँ पे A रख लो, यहाँ पे B रख लो, ये A साइड, ये फिर B साइड, और ये C साइड, यानी ये आपकी बेस, ये आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपने जस्ट पैथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है जिसको आप उर्दू में पढ़ते आए हो, मसला फिसागोरस, पैथागोरस थ्योरम कोई कहता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूस। उस हाइपोटेन्यूस का जो स्केयर है वो इक्वल है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो आपने ABC की फॉर्म में कोई रट्टा नहीं लगाना। तो अब आप यहाँ पे ये फार्मूला लिख के फिर अब यहाँ पे आप कर सकते हो। पहले आपको ट्राइंगल बनाने आनी चाहिए, पॉइंट्स को वर्टेक्स को नाम देने आना चाहिए, साइड्स का पता होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस साइड है C, तो C स्केयर इज इक्वल टू बेस साइड है B प्लस B इज इक्वल टू B स्केयर, परपेंडिकुलर साइड है A स्केयर। तो कुछ स्टूडेंट्स रट्टा लगाते हैं या कुछ टीचर्स ने डायरेक्ट उनको करवाया होता है कि जी यही याद रखना है, C स्केयर इज इक्वल टू A स्केयर प्लस B स्केयर या B स्केयर प्लस A स्केयर। तो ये ऐसा नहीं है, आपने ये प्रॉपर जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया, चाहे जो मर्जी प्रूफ आ जाता है, चाहे फर्स्ट आइडेंटिटी का हो, चाहे सेकेंड आइडेंटिटी हो, चाहे थर्ड आइडेंटिटी, तो आप लोगों ने ये चीज़ लाजमी लिखनी है इधर तक। ये मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये जो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के दी है, ये थ्योरी जो है वो हर प्रूफ में लिखी जाएगी। अब मेन चीज़ यहाँ पे शुरू होती है कि ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ओके। अब राइट साइड पे एक देख लें, राइट साइड पे क्या है इसके 1 है। 1 कैसे बनता है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूस, ठीक है।
आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को इधर कर दो और इसको इधर कर दो, तो कोई मसला नहीं है। यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो आप ये देखें, इसके राइट साइड में क्या है 1 और इसके राइट साइड में क्या है सी स्केयर। तो अब सी स्केयर को ख़त्म करने के लिए मैं किसके साथ डिवाइड करूं? मैं लिखूंगा डिवाइड बाय सी स्केयर ऑन बोथ साइड। सी स्केयर से डिवाइड करने के बजाय आप लिख लीजिए, ये चाहे आप ना करें, बेहतर ये है कि जो मैं आपको करवाने लगा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि इसके राइट साइड में क्या है 1 और इसके राइट साइड में समझ लें क्या है हाइपोटेन्यूस, यानी बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्केयर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूस के साथ हाइपोटेन्यूस के स्केयर के साथ डिवाइड कर देगा दोनों साइड्स पे, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ताकि ये हाइपोटेन्यूस ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होता तो फिर मैं परपेंडिकुलर के साथ ही डिवाइड कर देता, बट मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, तो मैंने दोनों साइड्स पे हाइपोटेन्यूस स्केयर के साथ डिवाइड कर दिया है। ये बेस स्केयर है, इसको भी मैंने हाइपोटेन्यूस के स्केयर के साथ डिवाइड कर दिया है, और ये परपेंडिकुलर है, इसको भी मैंने हाइपोटेन्यूस के स्केयर के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होल स्केयर बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होल स्केयर। अब इसका स्केयर अलग था, इसका स्केयर अलग था, मैंने होल स्केयर बना दिया और इधर 1। अब मैंने अभी आपको फार्मूलाज करवाए हैं इसी वीडियो में, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा। अब ये बन रहा है बांग्लादेश हमारा। ये था कोड वर्ड कोस फंक्शन का, तो यहाँ पे आ गया कोस थीटा, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस कोड वर्ड इसका बनता है पाकिस्तान हमारा। पहला कोड वर्ड वो साइन फंक्शन का था, तो यहाँ पे आ गया साइन फंक्शन। तो ये बन गया साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इज इक्वल टू 1, दैट्स प्रूव्ड। ठीक है, ये मैंने पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको प्रूव करके दिखाई। अब आप लोगों ने अगर दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी का प्रूव करना है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो थ्योरी लिखनी है वो सेम वही थ्योरी आप इस फंडामेंटल आइडेंटिटी के प्रूफ में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपने जस्ट ये लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, बेस बी का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर पी का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस एच का स्केयर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस को एच से जाहिर कर दिया। अब आप ये देखें कि इसके राइट साइड में क्या है सीकेंड फंक्शन और इसके राइट साइड में क्या है हाइपोटेन्यूस। सीकेंड फंक्शन का फार्मूला आप लोगों ने ढूंढना है। सीकेंड फंक्शन किसका इन्वर्स है, मैंने आप लोगों को बताया ये कोस फंक्शन का इन्वर्स है। सीकेंड इज बेसिकली इक्वल टू 1 बाय कोस, या कोस इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंड। तो यानी कि इस सीकेंड फंक्शन किसका इन्वर्स है, कोस का। हमें जस्ट कोस का फार्मूला देखना है। अभी मैंने कोस का फार्मूला आपको पिछले प्रूफ में बताया है कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है उसका फार्मूला। ओके, तो इसका मतलब है सीकेंड फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो इससे हमें ये समझ आती है, अगर हमने अपने पाइथागोरस थ्योरम के राइट साइड में सीकेंड स्केयर बनाना है, यानी सीकेंड फंक्शन बनाना है, तो हमें हाइपोटेन्यूस फंक्शन को इस फार्मूला से अकॉर्डिंग देखें तो बेस के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्केयर है, तो हमें यानी कि बेस व बी के स्केयर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया। ये होल स्केयर कर दें हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, ये कैंसिलेशन हो गई, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये होल स्केयर कर दें। तो ये हाइपोटेन्यूस ओवर बेस किसका फार्मूला हो गया, सीकेंड का। सीकेंड लिख दें, आंखें बंद करके, आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे tan है, पी ओवर बी की जगह क्या लिख दें, परपेंडिकुलर ओवर बेस की जगह tan। अगर आपको फार्मूला भी अगर ज़बानी याद है तो उस वे से देख लें कि परपेंडिकुलर ओवर बेस tan का फार्मूला। तो 1 प्लस tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। ओके, ये प्रूव हो गया। अब थर्ड है आपके पास, वो आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसका। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्केयर, ये हमने लिख दिया, हिंट दे दिया।
अब ये देखें कि इसकी राइट साइड में क्या है, कोसेकेंट फंक्शन। अब कोसेकेंट बनाने के लिए आपको साइन फंक्शन का फार्मूला पता हो, क्योंकि कोसेकेंट फंक्शन इज़ बेसिकली इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का फार्मूला होता है पाकिस्तान हमारा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट फंक्शन का फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, अब हमने इसको पी के स्केयर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी मैंने पी के स्केयर से डिवाइड किया है और इधर भी मैंने पी के स्केयर से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई, ये बन गया बेस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमने देख लिया था, ये कोसेकेंट के इक्वल है, इसकी जगह आ गया कोसेकेंट। बेस ओवर परपेंडिकुलर कोड के इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan के, और बेस ओवर परपेंडिकुलर कोड के इक्वल है, इनवर्स के। या इस तरह आप देख सकते हैं, जब आपको राइट साइड में फंक्शन बनाने आ गया, ये देखें कोसेकेंट यहाँ पे बन गया हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, जस्ट आपने कोसेकेंट का फार्मूला देख लिया है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ लग जाएगी कि लेफ्ट में 1 प्लस कोड स्क्वायर बनाना है, तो ये तो 1 आ गया, तो फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर की जगह कोट ही आएगा। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर था, तो कोट फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 पहले लिख दिया, कोट स्क्वायर बाद में, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 करवा दिया है स्टूडेंट्स, इस सिंगल वीडियो में पूरा आपको रिव्यू करवा दिया मैंने। अब ये जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फंक्शंस करवाए हैं, फार्मूलाज करवाए हैं, इनका प्रूफ अगली जो 3 एक्सरसाइजेज हैं ना 9.2, 9.3 और 9.4, उनमें यही फार्मूलाज लगते हैं। आपको बेसिकली प्रूफ की समझ होनी चाहिए थी, फार्मूलाज की समझ होनी चाहिए थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।